हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। पेपर कर रहे थे हम यूपी का पीजीटी का। 2 पार्ट हम कर चुके हैं इसके। आज हम करेंगे इसका 3rd पार्ट। पेपर हुआ था ये 2019 में। 62 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे 63। If in a year the gross fiscal deficit of a government is 3 lakh crore, 3 लाख करोड़ है। क्या है ये? एफडी है, फिजिकल डेफिसिट है। डेफिसिट मीन्स घटा, ठीक है, जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम रह जाती है। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट कितना है? 150 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट है 80,000 करोड़। देन द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, हमें इसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर फिजिकल डेफिसिट, किसका डिफरेंस है? फिजिकल डेफिसिट का एंड इंटरेस्ट पेमेंट का, ठीक है, ऑन प्रीवियस ईयर बोरोइंग्स, ठीक है। इट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट को कितने पैसों की जरूरत है और कितने उसको बोरोइंग, कितना पैसा उधार लेना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते इसमें। तो इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आ जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का क्वेश्चन है ये, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब फिजिकल डेफिसिट कितना है? 3 लाख, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट कर दो। इंटरेस्ट कितना है? 80। ये आ गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट 220। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखो ड्यूल, ड्यूल का मतलब क्या होता है? ड्यूल का मतलब होता है टू, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हमारी किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम पे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच अमंग द फ्लोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। देखो मनी मेजरमेंट, ये मैं डिटेल में वीडियो करवा चुकी हूँ। अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, आप ये देख लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो बच्चे कह रहे थे ना कि आप यूपी का टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस करवा दीजिए, तो मैंने काफी टॉपिक करवा रखे हैं, आप देख लीजिए, और जो नहीं करवा रखे हैं वो मैं जरूर करवा दूंगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है जिस चीज को आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उस चीज जिसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है उसी को दिखाओ। जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं दिखाना। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 2 मैनेजर का झगड़ा हो गया, 2 मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर का झगड़ा हो गया आपस में, जिसके कारण काम रुक गया, तो उसको हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके झगड़े को हम ये तो नहीं कह सकते ना मैंने 100 रुपए का झगड़ा किया, 500 रुपए का झगड़ा किया, 1000 रुपए का झगड़ा किया, तो इसको हम बुक्स में नहीं दिखाते। जिस चीज को उसी को बुक्स में दिखाएंगे जिसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हेल्थ है, अब मैं आपकी ये तो नहीं कह सकती आपकी हेल्थ कितने गुना अच्छी है, कितने रुपए की अच्छी है, इसमें हम नहीं कन्वर्ट कर सकते ना मनी में, तो ये चीजें नहीं आएंगी। कंपनी की क्वालिटी कैसी है ये भी नहीं आएगा मनी में। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, प्लांट एंड मशीनरी जिसको मनी में कन्वर्ट करेंगे वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंडर आएगा। बिल ऑफ लैडिंग इज इशूड बाय। अब देखो बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, देखो बिल ऑफ लैडिंग सबसे पहले क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है इशूड बाय ए कैरियर टू ए शिपर। कैरियर का मतलब होता है जो गुड्स को लेके जा रहा है, लेके जाने वाला, लेके जाने वाला, जो आपके गुड्स को लेके जा रहा है, वो कौन लेके जाएगा आपके गुड्स को? शिपिंग कंपनी। तो आपका गुड्स कैसे जा रहा है? सी के थ्रू जा रहा है, अभी समुद्र से जा रहा है, आपका सामान भेजना है, आपने जापान भेजना है, समुद्र के रास्ते से आपका सामान जा रहा है, ठीक है। आप इंडिया से सामान जा रहा है, ठीक है, इंडिया से सामान जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जापान। और किस वाया जा रहा है? ये जहाज से जा रहा है समुद्र के थ्रू, ठीक है। तो इंडिया वाला अब क्या करेगा? जहाज कंपनी के पास जाएगा कि मेरे सामान को जापान पहुंचाना है, तो जहाज कंपनी कहेगी दिखाओ अपना सामान दो, तो वो उसके बदले में क्या दे देती है? एक रिसिप्ट दे देती है, एक जिसको लीगल डॉक्यूमेंट है वो रिसिप्ट होती है, वो एक क्या है? रिसिप्ट होती है ऑफ कार्गो फॉर शिपमेंट। कार्गो का मतलब होता है जो कंटेनर से नहीं होते बड़े बड़े जिसमें सामान लेके जाएंगे, तो शिपिंग कंपनी कहेगी ठीक है हम आपको ये एक रिसिप्ट देते हैं जिसमें लिखा होगा आपने किस टाइप का गुड भेजा है, कितनी क्वांटिटी है और कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन भी, डेस्टिनेशन में सामान कहाँ जाएगा, जैसे जापान में जाएगा, ये सब लिखा होगा, आपको रसीद मिल जाएगी, आपके पास प्रूफ हो गया कि आपका सामान अब शिप में जा रहा है। तो आप इस प्रूफ को किसके पास भेज दोगे? जो जापान में इंपोर्टर है,
जो इंपोर्ट कर रहा है उसके पास आप भेज दोगे ताकि वो सामान को वहां से ले ले, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से जाएगा जापान, तो शिपिंग कंपनी क्या देगी, जो रसीद देगी उस रसीद को कहेंगे बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग इज इशूड बाय, इशू कौन करता है, शिपिंग कंपनी। जैसे बिल नहीं भरते रसीद मिल जाती है, वो रसीद है एक तरफ से, ये बस। ए प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन शेयर, देखो इनवाइट, इनवाइट हमेशा पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इनवाइट कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। तो इनविटेशन कौन इनवाइट करेगा पब्लिक को, जैसे शेयर्स हैं, शेयर्स पब्लिक में कौन इशू कर सकता है, पब्लिक कंपनी ही पब्लिक में इशू कर सकती है, प्राइवेट है तो ये इशू नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स इनवाइट पब्लिक को नहीं बेच सकती है, इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, क्लास 12th का ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैक्रो का। देखो 3 मेथड है इसके, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है, और वैल्यू आउटपुट मेथड, इसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड। इसका एक और नाम भी है प्रोडक्शन मेथड, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड। तो ये तीनों ही क्या है, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही क्या है, नेशनल इनकम के मेथड है। इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड ऑन, देखो किस टाइम की बात हो रही है, कीवर्ड को पकड़ लो, लॉन्ग रन की बात कर रहा है। देखो टाइम पीरियड, एक शॉर्ट रन हो गया और एक हो गया लॉन्ग रन। शॉर्ट रन का मतलब है टाइम हमारे पास कम है, टाइम कम है, अगर कम टाइम हो तो हम क्या करते हैं, इसमें सारे के सारे फैक्टर तो हम क्या रखते हैं, वेरिएबल नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, फिक्स फैक्टर ले लेते हैं कि कुछ फैक्टर में चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने लैंड ले लिया, लैंड को मैं जल्दी से एक दिन के अंदर खरीद बेच तो नहीं सकती ना, टाइम लगता है, पेमेंट में भी टाइम लेते हैं, 2-3 महीने का टाइम लग जाता है लैंड को बेचने में। लेबर को मैंने ले लिया वेरिएबल, लेबर मीन्स जिसमें मैं चेंज कर सकती हूँ। जब शॉर्ट रन होता है तो आपको फैक्टर फिक्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है, आप इसमें जल्दी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। लेबर आपने वेरिएबल ले लिया, ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, शॉर्ट रन का होता है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर भी हो सकता है। और एक लॉन्ग रन की बात कर दी इसमें, शॉर्ट रन का हमने कर लिया। लॉन्ग रन वो होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल। अब मेरे पास बहुत लंबा टाइम पीरियड है तो मैं लैंड को फिक्स नहीं मानूंगी ना, मैं लैंड को सेल कर सकती हूँ, लेबर को कम ज्यादा कर सकती हूँ मैं। नया प्लांट एंड मशीनरी, लंबा टाइम है तो मैं नया प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करवा सकती हूँ, जिसमें सारे फैक्टर क्या होते हैं, चेंज, वेरिएबल होते हैं, उसको कहते हैं हम रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। लॉन्ग रन की बात है रिटर्न्स टू स्केल, अगर शॉर्ट रन की बात होती तो वेरिएबल फैक्टर्स, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। द थ्योरी दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एंड देयरफॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नेचुरल सिचुएशन। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नेचुरल सिचुएशन है, और जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड क्या करती है, खुद ही क्रिएट कर लेती है। कैसे क्रिएट करती है, इसको कौन सा लॉ कहते हैं, देखो ये होता है से का लॉ कहते हैं इसको। से का लॉ क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, वो अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं हम, ये 1803 में से ने ही दिया था, इस थ्योरी को दिया था। इसका दूसरा नाम देखो, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ मार्केट्स। क्या नाम है इसका दूसरा, लॉ ऑफ मार्केट्स, इसको लॉ ऑफ मार्केट भी कहते हैं। इसमें ये क्लेम किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट्स डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग समथिंग ऑफ वैल्यू। देखो मैं इसको सिंपल वे में समझाती हूँ। देखो मेरी कंपनी है, मैं बिजनेस प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, मैंने प्रोडक्शन किया, मैं देखो अकेली तो सब काम नहीं कर सकती, क्या रखूंगी मैं, वर्कर्स रखूंगी जो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। वर्कर्स फ्री में तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मुझसे क्या लेंगे, सैलरी लेंगे या क्या लेंगे, वेजेस लेंगे। तो वो वेजेस लेके अपने घर में तो नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ खर्चा ही करेंगे, वो सामान लेंगे उस वेजेस से जो मैंने उनको दी, उससे वो क्या लेंगे, सामान, गुड्स लेंगे। बस यही थ्योरी ये कहती है कि प्रोडक्शन जो हुआ उसने अपनी डिमांड क्या कर दी, खुद ही क्रिएट कर दी। यही ये थ्योरी कहती है, ठीक है, कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप वर्कर्स रख रहे हो, उनको वेजेस दे रहे हो, तो वो वर्कर्स भी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो प्रोडक्शन ने अपनी डिमांड क्या कर दी, खुद ही क्रिएट कर दी। ये कहता है से का लो कहता है, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। और लो देख लो, एक है पिगू का, गिफन का और केंजियन का, ठीक है। केंजियन वाले ने जो था, देखो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है? केन्ज को कहा जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे केन्ज ने बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, केन्ज ने किस पे फोकस किया था? एडी पे, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड पे फोकस करा था इसने एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी। गिफन पैराडॉक्स में क्या था? गिफन पैराडॉक्स ये था कि कई बार ऐसा होता है, वैसे तो देखो जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल ये कहता है जैसे प्राइस बढ़ेंगे ना तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? कम। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है या जनरल रूल कहता है। बट गिफन में क्या होता है? गिफन में ये होता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं ना तो कई बार इसमें गिफन में क्या होता है? डिमांड भी बढ़ जाती है, इसलिए इसको गिफन पैराडॉक्स कहा जाता है। पैराडॉक्स मीन्स उल्टा हो रहा है, विरोध, इसके विरोध में जा रहा है, इसका अपोजिट है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा पिगू। पिगू का लॉ ये कहता है कि जो वेल्थ है ना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वेल्थ से अपने आप ही क्या होता है? जैसे कोई चीज सस्ती मिलती है हमें, इसको क्लियर कर दूं एक बार। देखो जैसे क्या हुआ, कोई चीज की प्राइस कम हो गई, ठीक है, किसी चीज के प्राइस कम हो गए, देखो जैसे कोई गुड्स है, ठीक है, 10 रुपए में आ रही है, सपोज मैं 10 रुपए में 2 पेन ले रही हूँ, ठीक है, मैं 2 पेन कितने में ले रही हूँ? 10 रुपए में। अब इसके प्राइस क्या हो गए? कम हो गए, ठीक है, अब प्राइस हो गया इसका, अब लगा लो 3 रुपीज हो गया, ठीक है। अब मैं 2 पेन ले लूंगी तो मेरे पास कितने रुपीज लगेंगे? मेरे को 6 रुपीज चाहिए मेरे को। मेरे पास 10 रुपए थे, 6 रुपए मेरे खर्च हो गया, मेरे 4 रुपए क्या हो गए? बच गए ना मेरे। ये कहता है कि अगर प्राइस कम होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? आपकी वेल्थ, आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। वो रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो इससे आप क्या करोगे? अपनी डिमांड इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, जिससे क्या होता है? आउटपुट इंक्रीज होता है और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। तो ये यानी कि ये कहना चाहती है ये सारी थ्योरी कि अपने आप क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट हो जाता है और नेचुरल सिचुएशन होती है ये सारी, ठीक है। तो हमारा ये ला कौन सा हो गया? से का ला। पिगू का कर लिया हमने, गिफन और केंजियन हो गई। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो अब ये क्या कह रहा है? क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहा है। देखो इसमें एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी का ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला भी था और एक ये दूसरा, 2 क्वेश्चन आ गए। डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिमांड लेबर की और सप्लाई जो होती है क्या होती है? इक्वल होती है। जितनी डिमांड है उतनी ही क्या है? सप्लाई। मुझे 10 बंदे चाहिए और 10 बंदे मुझे मिल गए, ठीक है, 10 बंदे ही, सप्लाई भी 10 बंदों की और डिमांड भी लेबर की, तो वो क्या हो जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट में हो जाता है। तो ये कहता है उससे डेविएशन हो जाते हैं तो वो हमारी सिचुएशन होती है क्या होती है? प्योरली टेम्परेरी सिचुएशन होती है। देखो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। ये कहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक नॉर्मल सिचुएशन है। अगर उससे डेविएशन मीन्स उससे हट जाते हैं फुल नॉर्मल सिचुएशन थे तो उसमें क्या होता है? वो थोड़े टाइम के लिए ही होती है। जैसे देखो अगर तुम गुड्स की बात करते हो, ये गुड्स की डिमांड और प्राइस है, ठीक है, अगर कभी प्राइस ऊपर हो जाएंगे जिससे क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी ना, प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? डिमांड बढ़ेगी, प्राइस भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएंगे, जिससे क्या होता है? अपने आप सिचुएशन अपने आप क्या रहती है? इक्विलिब्रियम में रहती है, अप जाएगी डाउन जाएगी फिर अपने आप इक्विलिब्रियम में रहेगी। ऐसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। ये कहते हैं क्या है? नॉर्मल सिचुएशन रहती है लेकिन अगर वो थोड़े टाइम के लिए होती है, वो क्या होती है? एबनॉर्मल मीन्स टेम्परेरी। वो सिचुएशन होती है टेम्परेरी होती है, यानी कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? एवरीबडी जो रनिंग रेट है, रनिंग रेट मीन जो मार्केट की रेट है, ठीक है, जो मार्केट में प्रिविलिंग रेट है, मार्केट में प्रचलित रेट है, उस वेजिस पे जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है तो इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो प्योरली टेम्परेरी आंसर होगा हमारा। इन विच सैम्पलिंग द इंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ग्रुप। इंटायर पॉपुलेशन, देखो मैं ये टॉपिक करवा दूंगी, इसका क्वेश्चन ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, पहले पिछले वीडियो में भी हम इसका क्वेश्चन कर चुके हैं सैम्पलिंग का। इसका एक पार्ट रह गया और 3 पार्ट हो जाएंगे आज, एक पार्ट और रह गया, उसके बाद मैं आपको सैम्पलिंग करवा दूंगी, ठीक है, सैम्पलिंग के मेथड्स करवा दूंगी इसके बाद। फिर उसके बाद हम करेंगे टीजीटी का पेपर, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सैम्पलिंग और फिर करेंगे हम कॉमर्स का टीजीटी का पेपर। चलो देखो, इन दिस सैम्पलिंग द इंटायर पॉपुलेशन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट और स्नोबॉल। थोड़ा सा बता देती हूँ, कन्वीनियंस मीन्स
सुविधा, देखो हिंदी में क्या है, सुविधा, जो आपको आसान लग रहा है, जो आपने वहां से सैंपल ले लिया, ठीक है। अब सैंपल क्या होता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ। देखो एक होती है पॉपुलेशन और एक होती है सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, मेरे को अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, मेरी पूरी बॉडी में जितना ब्लड है वो हो गया पॉपुलेशन। अब मैं डॉक्टर से टेस्ट करवाने जाऊंगी, डॉक्टर क्या करेगा, मेरा सारा ब्लड तो नहीं ले लेगा, सारा ब्लड ले लिया तो मैं तो पहुंच गई ऊपर। वो क्या करेगा, पॉपुलेशन में से सैंपल, वो क्या करेगा, एक सैंपल लेगा, ठीक है, उसके बेस पे क्या देंगे, वो अपना डिसीजन लेते हैं, ये होता है सैंपल। अब इसके मेथड्स है सैंपल कैसे कैसे ले सकते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो आपको इजी लग रहा है, जिस उस बंदे से आप डाटा ले लो, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट मीन जो अपने माइंड को यूज करो, जो आपके माइंड को ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग आप ले लो। स्नोबॉल में क्या होता है, जैसे बर्फ, जैसे आइस नहीं होती, अगर आप कहीं भी जम्मू कश्मीर या हिमाचल वगैरह कहीं भी घूमने गए हैं, उत्तराखंड, कहीं भी जहाँ भी आपको बर्फ मिलती है, तो आपने हाथ में बर्फ ली, तो आप ऐसे बनाते गए आप बर्फ लेके, ठीक है। स्नोबॉल, स्नोबॉल का मतलब क्या होता है, आपने किसी से इंफॉर्मेशन शेयर की, उसने आगे शेयर कर दी, उसने फिर आगे शेयर कर दिया, ऐसे एक चैन सी बन जाती है, चेन सी बन जाती है, वो स्नोबॉल होती है। डिटेल में करवा दूंगी, हमारा आंसर आएगा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। दो मेथड होते हैं सैम्पलिंग के, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 3-4 इसमें आएंगे, 3-4 उसमें आते हैं। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रैटाफाइड में भी हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लेकिन कोटा और स्ट्रैटाफाइड में एक डिफरेंस है, ठीक है, वो मैं वहीं करवाऊंगी, यहाँ नहीं बता रही है, जब मैं टॉपिक करवाऊंगी जब भी करवा दूंगी। तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है, देखो सैम्पलिंग एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये फिर सैम्पलिंग एरर का स्टैट का फोर्थ क्वेश्चन आ गया। ये सैम्पलिंग एरर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, देखो सैंपल में से जब हम पॉपुलेशन में से, ये पॉपुलेशन, इसमें से हमने क्या लिया, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी, सैंपल हम छोटा लेते हैं ताकि हमारा टाइम, देखो एक कॉलेज है, 3000 बच्चे हैं, अब मैं 3000 की पॉकेट मनी देखना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं 3000 बच्चों से कांटेक्ट करूंगी, उनके घर जाऊंगी, या फोन से भी अगर मैं डाटा लेती हूँ, फोन नंबर, मेरे को बहुत टाइम लगेगा कलेक्ट करने में, तो उसमें से मैं 50 लोग ले लिए तो मेरे को कम टाइम लगेगा, इसलिए हम पॉपुलेशन से क्या ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं। अब मैं पॉपुलेशन से सैंपल ले रही हूँ, ठीक है, तो इसमें कुछ एरर आ सकती है, ठीक है, वो होती है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर, अब देखो 3000 बच्चे, सिर्फ मैंने 50 बच्चे या 10 बच्चे ले लिए 3000 में से, तो मेरे रिजल्ट देखो एक्यूरेट तो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने सैंपल, ये जो सैंपल लिया बहुत कम लिया, ठीक है, तो एरर आने के चांस हो जाएंगे। सैम्पलिंग एरर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, अगर हम क्या लेते हैं, सैंपल साइज छोटा लेते हैं, ठीक है। अब मैंने सैंपल साइज लिया 10 की बजाय मैंने 200 कर लिया, ठीक है, तो मेरी एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इनवर्सली रिलेटेड होती है सैंपल साइज से, एरर बढ़ती है, ठीक है, अगर आप सैंपल साइज छोटा लोगे, सैंपल साइज बड़ा ले लोगे तो सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज कर दोगे तो एरर अपने आप कम, क्योंकि फिर वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बड़ा सैंपल ले लिया तो इसको रिप्रेजेंट करने लग जाएगा वो, फिर एरर कम आएगी। In which of the following forecasting techniques data obtained from past experience is analyzed? देखो डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट की बात कर रहा है, सिर्फ यही कीवर्ड से ही क्वेश्चन हो जाता है। और कौन सा मेथड है ये, फोरकास्टिंग का। फोरकास्टिंग का ये दूसरा क्वेश्चन है, पिछली बार मैंने आपको करवाया था, फोरकास्टिंग के मेथड करवाए थे उसमें, ठीक है, मेथड थे, डायग्राम था एक, वो डायग्राम था एक, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना हुआ था। अब फोरकास्टिंग जो पास्ट को देखता है वो है हमारा टाइम सीरीज फोरकास्ट। टाइम सीरीज फोरकास्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा कांस्टेंट टाइम इंटरवल, कांस्टेंट टाइम इंटरवल पर डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उस डाटा को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जानने के लिए। जैसे मैंने डाटा ले लिया, जैसे पिछले साल का लिया, 2-3 साल का मैंने डाटा लिया, ठीक है, देखो जैसे मेरे यहाँ मैंने देखा पिछले साल मेरे 5% प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, एक मिनट रुको, 10, ये देखो मैंने अब 3 साल का डाटा लिया, ठीक है, मैंने देखा यहाँ मेरे प्रॉफिट पिछले साल 15% बढ़े, उससे पिछले साल 10% मेरे प्रॉफिट बढ़े, उससे पिछले साल मेरे 5% प्रॉफिट बढ़े। मैं ट्रेंड देख लिया मैंने, अब मुझे पता लग गया नेक्स्ट ईयर मेरे कितने प्रॉफिट बढ़ेंगे, 5%, 20% हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रेंड एनालिसिस, टाइम सीरीज फोरकास्ट में आ जाएगा, पास्ट के डाटा के बेस पे आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं। A report that accumulates information about entire organization and serves the interest of outsider as well। देखो entire organization की बात कर रहे हैं, ठीक है, accumulate information,
इंफॉर्मेशन जिसमें हम इकट्ठी करेंगे उसको क्या बोल देते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है रिपोर्ट कहते हैं उसको। कौन सी रिपोर्ट है, इंटायर मीन्स पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, ये पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो इसके नाम से देखो, कुछ क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट होते हैं बट ऑप्शन इजी होता है। देखो अब इसके नाम से देखो, बजट रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, एंटरप्राइज रिपोर्ट, इसमें सारे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होगा। और क्यों, उसके बाद कह रहा है कि आउटसाइडर एज वेल, ठीक है, आउटसाइडर भी इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो होती है एंटरप्राइज रिपोर्ट। द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल टू इन इंडिया। देखो जो इंडिया का जो बजट है ना, हमेशा घाटे का ही रहता है, घाटे का या डेफिसिट बजट रहता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं ना, एक्सपोर्ट का मतलब जो हम बाहर से सामान भेजते हैं, हमारे यहाँ से हम सामान सेल कर रहे हैं, वो तो हम करते हैं कम। हमारे एक्सपोर्ट क्या होते हैं, कम होते हैं, लेस होते हैं। और जो हमारे इंपोर्ट है, इंपोर्ट में जो हम बाहर से सामान खरीदते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी कि हमारे इंपोर्ट ग्रेटर देन होते हैं हमारे एक्सपोर्ट से, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारी करेंसी बाहर जाएगी तो हमारा घाटे का बजट बनता है। हमारा हमेशा ही अनफेवरेबल बजट रहता है, लेकिन एक दो साल ऐसे है जिसमें फेवरेबल गया हुआ है, अनफेवरेबल रहता है। लेकिन जो फेवरेबल गया था 72 में और 76 में, ये देखो, ये आपको रेड, ये देखो, ये हमारे एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट है। और ये हमारे क्या है, इंपोर्ट है। और ये क्या है, ईयर है, ठीक है। ये 61, 62, देखो हर आपको रेड पेन दिख रहा है। ये एक्सपोर्ट हमारे क्या है, कम होते हैं, 660 है, और इंपोर्ट कितने हैं, 1090। जिससे हमारा क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो ये घाटे का बजट बन रहा है। देखो सारा रेड रेड है, तो इट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट यहाँ पे कम है, इंपोर्ट हमारा क्या है, ग्रेटर देन है एक्सपोर्ट से यहाँ पे। लेकिन ये जो ईयर है 72 में देखो 104 करोड़ रुपए का हमें फायदा हुआ। क्यों, यहाँ हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, 1971 है, और इंपोर्ट कितने हैं, 1867 है। एक और ईयर है, देखो सारा रेड रेड ही है, जो ब्लैक में है एक और, ठीक है, 76, 77। 2 साल जो था हमारा क्या गया था, फेवरेबल गया था, बाकी हमारा घाटे का रहता है, डेफिसिट रहता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं। On the admission of a new partner, any increase in the value of building is credited to. On the admission of a new partner, देखो नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, ठीक है। जैसे नया पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यू का मतलब क्या, पुनर्मूल्यांकन करना, दोबारा से मूल्यांकन करना कि जो हमारी पहले एसेट थी उसमें कितना कम ज्यादा हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी घटोतरी हुई, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं हम, ठीक है। अब हमारी एसेट क्या कह रहा है, बिल्डिंग इंक्रीज होगी। देखो जब भी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट इंक्रीज होगी, क्या कर दूंगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू किस में जाएगा, ये इसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। तो इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट किसको करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक। सपोज ये तो इसने इंक्रीज कहा, अगर कहता डिक्रीज हो रही है तो क्या करते, अगर डिक्रीज की बात करता तो क्या करते, डिक्रीज की बात करता तब हम क्या करते, एसेट डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देती, टू एसेट कर देती, जो भी एसेट थी, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, देखो मेन पूछा हुआ है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। वैसे ये भी इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का ही ऑब्जेक्टिव है, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना भी, लेकिन मेन है इसमें वो है ये इन्फो डिसीजन लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, उसमें ये क्या देगा, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। बाकी वैसे ये भी है, लेकिन उन्होंने मेन पूछा है तो एक ही बताना है, हम सारे बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन ही नहीं है। ऑल होता तो हम ये भी टिक कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। इफ ए शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 8 रुपीज होल्ड है, 6 इज पेड है, इज फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। देखो ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, इस टाइप की एंट्री, शेयर फॉर जब प्रैक्टिकल आता है ना तो फॉरफिट की ही एंट्री आती है, सिर्फ इतना ही कर लो ना, काफी काम चल जाता है। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू जो हमारा अमाउंट नहीं आया, अगर कॉल्स नहीं आई तो कॉल्स कर दो, अलॉटमेंट नहीं आई तो अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगी जितने आपने पैसे मांगे हैं, ठीक है। जो पैसे मांगे ही नहीं तो उससे डेबिट नहीं होगी। कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप मीन जितने आपने मांगे हैं, कितने मांगे हैं, 8 मांगे हैं, तो शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगी, 8 से ही डेबिट होगी। फॉरफीचर का मतलब हम जब्त कर रहे हैं, जितने पैसे मिल गए वो फॉरफिट कर लो। कितने मिले, 6 को
कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी ने अपने कब्जे में ले लेगी 6 रुपीज हमारे। क्यों? हमने कितने नहीं दिए, 8 मांगे थे कंपनी ने, हमने 6 तो दे दिए, हमने 2 दिए ही नहीं, तो कंपनी ने हमारे 6 रुपए क्या कर लिया, जब्त कर लिए। ठीक है, तो अब शेयर कैपिटल डेबिट होगी 8 से। ठीक है, 8 से डेबिट, फॉर फ्यूचर में जाएगा 6, कॉल्स जो हमने नहीं दी वो 2 रुपए। द यूज ऑफ लीफो मेथड इज स्टेबल व्हेन प्राइसेस आर। देखो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही कर लो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIRST, फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया उसको पहले भेजो। जैसे मेरे पास सामान है, पहले 10 रुपए का है, ठीक है, फिर 11 रुपए का है, फिर मैंने लास्ट में 12 रुपीज वाला लिया। तो अब जो ये 12 रुपीज वाला जो लास्ट में आया ना, लास्ट में, इसको मैं क्या करूंगी, लास्ट वाले को पहले स्टोर से निकालूंगी। ठीक है, तो लिफो मेथड यूज होता है राइजिंग में। ठीक है, जब प्राइस क्या होते हैं, राइजिंग। अब एक होता है फीफो मेथड। अब फीफो मेथड कहाँ यूज होता है, देखो एक लिफो और एक फीफो, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए बता देती हूँ। देखो फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये उसका उल्टा हो गया। उसमें कहता था जो लास्ट में आया वो जाएगा, इसमें कहता जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। देखो एफ से फीफो, फीफो यूज होता है फॉलिंग प्राइस, जब प्राइस क्या हो, फॉलिंग प्राइस में। ठीक है, एफ से फीफो, एफ से फॉलिंग। ठीक है, ये याद रख लो, लीफो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भूल जाते हैं जब एग्जाम में जाओगे ना, हमें पता होता है लेकिन क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, अरे लीफो था या फीफो था, लीफो था या फीफो था, राइजिंग में कौन सा यूज होता है। तो ऐसे याद रख लो, एफ से फीफो, एफ से फॉलिंग, तो अपने आप याद रह जाएगा लीफो राइजिंग में। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट, यहाँ 50 कर लो। ठीक है, ये पहले का पेपर है ना, 2019 में हुआ था। इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, कंपनी एक्ट 2013 जो था, ठीक है, तो उसमें चेंजेस हुए थे। जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, देखो ये भी पहले का क्वेश्चन है, तो ये लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं सारी, ये लिमिट्स देख लो। देखो क्लासिफिकेशन कर रखी है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसको क्या कहते हैं, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है इसलिए बता दिया। MSME माइक्रो वाला हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, एंटरप्राइज। इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, जो माइक्रो, माइक्रो मीन बहुत छोटे बिजनेस होते हैं, उनमें कितनी है, 1 करोड़ रुपए तक पैसा अलाउड है। ठीक है, 1 करोड़ से कम, और स्मॉल में 10 करोड़ तक। ठीक है, मीडियम में 50 तक, 10 से फिर 50 आ गया। ठीक है, ये लिमिट याद रखनी पड़ेगी आपको, 1, 10, 50, ये याद रख लेना। देखो ये तो याद रह ही जाएगा, माइक्रो, पहले माइक्रो बिल बहुत छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा स्मॉल हो गया, फिर उससे बड़ा मीडियम हो गया, ये तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। लिमिट याद रख लो, 1, फिर 0 लगा दी, फिर इससे बड़ा, फिर 50 कर दिया, ऐसे याद रख लो, 1, 10, 50। इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय, इंडिया में सेंसस, सेंसस में जो जनसंख्या देखते हैं ना कितनी है, जनगणना करते हैं, कितने साल बाद होती है, इंडिया में हर 10 ईयर बाद होती है ये जनगणना, तो देखते हैं कितने पॉपुलेशन का। ठीक है, तो वो कौन करता है, वो करता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टेड ऑफ जो सेंसस है, जनगणना की, कौन करेगा, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करता है, किसके अंडर करेगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर, देखो रिपोर्टिंग प्रिंसिपल कौन से हैं, रिपोर्टिंग के, प्रिंसिपल पूछ रहा है किसके, रिपोर्टिंग के। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, रिपोर्टिंग में क्या क्या होना चाहिए, कंपैरिजन, कंपेयर कर सको, होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मीन्स ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, एक आपने एक पेज पे कुछ और कर दिया मेथड, दूसरे पेज पे कुछ और मेथड कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट रिपोर्ट भेज रहे हो, बिल्कुल करेक्ट तो होनी चाहिए, गलत होगी तो देखो फायदा ही क्या उस रिपोर्ट का, फिर गलत डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, आंसर ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए ना, क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कि समझ में भी आ जाए, ऐसा नहीं हो कि समझ में ही नहीं आए। तो ये सारी रिपोर्टिंग की प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। उसके बाद द ड्यूटी विच टाइमली होनी चाहिए। ठीक है, और भी हो सकता है टाइमली, टाइम पे रिपोर्ट मिलेगी जब जो डिसीजन लिए जाएंगे, तो ये सारे रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल हैं। द ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है, ड्यूटी मीन्स टैक्स लगता है, उस टैक्स को हम क्या कहते हैं। देखो अब जो सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 से क्या आ गया था, GST, जैसे ही GST आया था, जो बहुत टैक्स थे, सारे टैक्स किस में मर्ज हो गए थे, GST में मर्ज हो गए थे। कस्टम वाला भी चल रहा है, तो जो ये ड्यूटी लगती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वो है कस्टम ड्यूटी।
ठीक है। बाकी वैल्यू एडेड टैक्स सारे जीएसटी में ऐड हो गए थे। द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, देखो मोस्ट प्रिसाइज पूछा हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट कौन सा लिक्विडिटी का, देखो जो ये तीनों मेथड है ना, ये तीनों ही क्या है, लिक्विडिटी के बारे में हमें बताते हैं। लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताते हैं ये हमें, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी बताते हैं इसको, ये भी कह सकते हो शॉर्ट टर्म सोलवेंसी, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोलवेंसी बताते हैं या लिक्विडिटी बताते हैं। जो मोस्ट प्रिसाइज मेथड है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। वो क्या है, एब्सोल्यूट। नंबर 1 पे एब्सोल्यूट, नंबर 2 पे आएगा फिर क्विक रेशियो, नंबर 3 पे आएगा करंट रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड नाम ही बता रहा है, देखो एब्सोल्यूट लिक्विड है। एब्सोल्यूट लिक्विड में क्या आएगा, फॉर्मूला देखो, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल या शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी जो बहुत जल्दी बिक जाती है, या टेम्परेरी सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी भी कह देते हैं, वो जो वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत छोटे टाइम की होती है और बहुत जल्दी बिक जाती है, वो सारा आएगा इसमें। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट होगी है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो का सबको फॉर्मूला पता ही है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब क्विक एसेट में क्या होगा, करंट एसेट ले लो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस हो जाओ, क्विक एसेट हो जाएगी। Which among the following is not an element of staffing process? देखो स्टाफिंग की प्रोसेस होती है, देखो पहले HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी कह देते हैं इसको। फिर हम जॉब का एनालिसिस करेंगे, 2 पार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। पहले हमने देखा मुझे कितने बंदे चाहिए, सिंपल। फिर मैं उस बंदे जितने मुझे चाहिए, फिर मैं देखूंगी उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो क्या काम करवाऊंगी उनसे। फिर मैं ऐड वगैरह दे दूंगी, रिक्रूटमेंट करूंगी, ऐड वगैरह दिया, फिर पर्सन आए, उनका इंटरव्यू वगैरह लिया, सिलेक्ट कर लिया, फिर उनको ऑफर दे दूंगी जॉब का, ठीक है। उनको ज्वाइनिंग करवाऊंगी, उनकी ओरिएंटेशन में उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ऑर्गेनाइजेशन से। फिर मुझे लगा कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग दूंगी, क्योंकि नया पर्सन है, उसको नहीं पता काम कैसे करना है, ट्रेनिंग दे दी। फिर 1 साल बाद या थोड़ा टाइम बाद उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करूंगी कि कैसे काम कर रहे हैं। फिर ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ये सारी प्रोसेस है। इसमें क्या नहीं है, HRP आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा, सिलेक्शन आएगा, पेरोल मैनेजमेंट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। पेरोल मैनेजमेंट की यहाँ कहीं बात नहीं हुई है। Which one of the following indices satisfies the both time reversal and factor reversal? भैया इनको ना ये जो 2019 वाला पेपर हुआ है ना, इनको ये फिशर इंडेक्स पसंद आ गया। फिशर इंडेक्स से रिलेटेड इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है फिशर इंडेक्स पे, ठीक है। और तीनों किस पे है, फिशर इंडेक्स पे है। इनको फिशर इंडेक्स पसंद आ गया। तो इन जो दोनों टाइम रिवर्सल की भी और फैक्टर रिवर्सल, देखो टाइम और रिवर्सल लॉन्ग में बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, शॉर्ट में टाइम का मतलब क्या, आपने 2 पीरियड लिए, 2 पीरियड लिए और वेरिएबल ले लिए, उनको कंपेयर कर रहे हो। फैक्टर मीन्स आपने 2 वेरिएबल लिए, उनको इंटरचेंज वगैरह कर रहे हो। सिंपल बता रही हूँ, जैसे आपने प्राइस ले लिया और क्वांटिटी ले ली, ठीक है। यहाँ 2 टाइम मीन्स टाइम पीरियड की बात हो रही है, 2 टाइम पीरियड की कंपेयर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इसमें और भी है वैसे। फैक्टर मीन्स 2 फैक्टर ले लिए, सिंपल मीनिंग यही है। तो ये कह रहा है कि कौन सा है जो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, टाइम की भी और फैक्टर की भी। हमने करा भी था ऊपर, मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए इस पे यहाँ टाइम नहीं लगाती। फिशर मेथड होता है तो दोनों की सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल को भी। इसी कारण उसे क्या कहते हैं, आइडियल इंडेक्स कहते हैं। ये मैं ऊपर पहले करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है। आइडियल इंडेक्स कहते हैं। और फिशर इंडेक्स लिखने का कैसे, L/P, लेस्पियर का और पास्से का था, लेस्पियर का और पास्से का था। मैंने कहा था इसमें भी कोई कमी है और इसमें भी कमी है। फिशर जी बहुत सियाने निकले, उन्होंने इन दोनों का कंबाइंड यूज कर लिया, तो इनकी दोनों की ड्रॉबैक क्या कर दी, दूर कर दी और इनका आइडियल बन गया, देखो, ठीक है ना। तो इन्होंने कितना अच्छा अपना माइंड लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों का फिशर इंडेक्स बी। द मेजर गोल्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देखो गोल्स पूछ रखा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने से ही पता लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, सोशल पर्सनल की बात है, नहीं आएगा। यहाँ देखो पर्सनल इम्पर्सनल, यहाँ भी गोल्स में पर्सनल, आप बिजनेस का होता है, आपका पर्सनल इंसान का कुछ नहीं होता। तो ये क्या आएगा, सोशल और आउटपुट और सिस्टम। ए मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, देखो एक होता है लाइन, ठीक है, ये लाइन के होते हैं, इनकी हेल्प के लिए क्या रखा जाता है, स्टाफ। स्टाफ को क्या कहते हैं, एडवाइजरी। इनका काम क्या होता है, सिर्फ एडवाइस देना। ये अपने फील्ड के क्या होते हैं, एक्सपर्ट। जैसे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मैनेजर के लिए मैंने यहाँ पे, मैंने नहीं, एक कंपनी ने क्या रख दिया, फाइनेंस एडवाइजर रख दिया, जो फाइनेंस का एक्सपर्ट रख दिया, जो क्या करेगा, इसको एडवाइस देगा,
ठीक है। लाइन मैनेजर को क्या देगा, ये एडवाइस देगा, जिससे क्या होगा, ये जल्दी डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा लिंकेज है ऑफ देयर जॉब्स टू द गोल। जो इनकी जॉब है और जो गोल्स हैं उसमें क्या करते हैं ये लाइन एंड स्टाफ यूनिट्स क्या करेगी, जो उनका काम है और जो उनका गोल है उसमें लिंक बना देगी। कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट, देखो ये कंट्रोल की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, ये सबको आती भी होगी। हर कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, पीजीटी लेवल का कॉमर्स का, किसी ना किसी साल ये क्वेश्चन आपको कंट्रोल से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड 100% मिलेगा। देखो इसकी प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद फिर हम देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे एक्चुअल को। ठीक है, या फिर आप कंपेयर भी कर दो, कभी 4 मिलेंगे कभी आपको 5 मिलेंगे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया एक्चुअल और स्टैंडर्ड को। फिर हम क्या करेंगे, डेविएशन देखेंगे कि जितना मैंने सेट किया था, मेरा 50 रुपये खर्चा आना चाहिए, मैं देखूंगी मेरा 50 रुपये खर्चा आया, उससे कम आया, ज्यादा आया, 50 आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा आ गया तो डेविएशन हो गया, कम भी डेविएशन में ही आता है वैसे तो ये फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हो जाते हैं। मेरा खर्चा आ गया 70 रुपये, तो ये मेरा डेविएशन आया, फिर मैं क्या करूंगी, इसको करेक्ट करूंगी कि अगली बार मेरा इतना खर्चा नहीं आना चाहिए। तो देखो मेजरिंग रिजल्ट्स मेजर करोगे यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, गोल सेट करते हो, स्टैंडर्ड सेट करना मीन्स गोल सेट करें यहाँ पे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फिर मैंने देखा डेविएशन क्यों आया, यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया, तो सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स की कहीं बात ही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ द परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, एंड जनरल एंट्री से करवा देती हूँ ताकि कई बार जनरल एंट्री से रिलेटेड जिसको आती है ना जनरल एंट्री, तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस नहीं होते। ठीक है, देखो भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करो भाई, ये यूपी का पेपर है ना, तो यूपी वाले सभी बच्चों तक पहुंचना भी चाहिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करवाऊंगी, अब पेपर होने के बाद टॉपिक वाइज जो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड वो हम टॉपिक करेंगे। फिर देखो अब एंट्री देखो, डेबिट परचेज कर रहा है, देखो परचेज करा हमने, सिंपल एंट्री, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे सामान लिया हमने, टू राम श्याम या सेलर कर लो, सेलर, ठीक है, जिससे हमने लिया। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम श्याम या सेलर, जिससे लिया, तो डेबिट क्या होगा, सिंपल परचेज अकाउंट, अगर क्रेडिट पूछता तो सेलर अकाउंट हो जाता। गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।